हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग 13 मार्च को यूजीसी नेट पेपर 1 का जो आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ था, वहां पर किन किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे उनको हम यहां पर देखने वाले हैं। और इन टॉपिक से संबंधित डिटेल्स भी मैं यहां पर कराऊंगा। अगर आपका एग्जाम 14/3/2023 को है यहाँ पर, उसके साथ साथ 15/3/2023 को यहाँ पर एग्जाम है, यानी कि अभी 2 एग्जाम बाकी है। तो आप इस वीडियो को देखकर जाइएगा, निश्चित रूप से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि इन टॉपिक्स से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट है उनको मैंने नीचे मेंशन कर रखा है, उनको जरूर देखिएगा, काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और यहां पर एक एक करके हम देख लेते हैं, ज्यादा समय नहीं लगेगा, आपको एंड तक देखना है। सबसे पहला जो टॉपिक है यहाँ पे शैक्षिक वातावरण से यहां से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, और ये आपका टीचिंग एप्टीट्यूड के अंतर्गत आता है। तो जो इन्वायरमेंट होता है टीचिंग, उससे संबंधित आपको देख लेना है। कई तरीके से क्वेश्चन यहाँ पर बनाए जा रहे हैं, तो इनके डिटेल्स को मैं नीचे बताऊंगा अभी आपको। फिर सतत विकास लक्ष्य यानी कि एसडीजी यानी पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट वाले यूनिट से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मेमोरी से कई तरीके से क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं, ये आपका आईसीटी वाले यूनिट से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फिर आपका क्रियात्मक शोध है यानी कि रिसर्च एप्टीट्यूड से यहाँ पर क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर फिर से अगेंस्ट आपका आईसीटी आ गया है, क्योंकि 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सर्च इंजन और जो वेब ब्राउजर है वहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपने पहले भी यानी कि प्रीवियस ईयर में भी देखा होगा। और जो नवीकरणीय ऊर्जा है यानी कि ये पीडी वाले यूनिट से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, 5-5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फिर शिक्षण जो प्रणाली है, हायर एजुकेशन से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। और उसके बाद से संचार के तत्व यानी कम्युनिकेशन वाले यूनिट से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो अभी जितने मैंने ये टॉपिक्स आपको यहाँ पर मेंशन करके बताया, तो इनसे संबंधित जो डिटेल्स हैं उनको भी नीचे मैं कवर कराऊंगा। बस आप वीडियो के साथ बने रहिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर हेल्प मिलने वाली है। तो आइए आगे इसमें हम देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो सबसे पहला टॉपिक था हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड, जहां से क्वेश्चन आपको 13 मार्च को देखने को मिला, और यहां से कई तरीके से क्वेश्चन आपके 14 और 15 मार्च को बनाकर पूछे जा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने मेंशन किया कि अधिगम का माहौल केवल एक कक्षा से कहीं अधिक होता है। यह एक ऐसी जगह है जहां बच्चे बिना किसी आकलन या धमकाए जाने के डर के बिना अपने शैक्षणिक हितों के लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। यानी कि जो आपका क्लासरूम होता है या जो अधिगम का माहौल होता है वो क्लासरूम से कहीं ज़्यादा होता है, यानी कि क्लासरूम में जो लर्निंग चलती है वहीं तक ही आपका सीमित नहीं होता है। तो यहाँ पर बहुत सारी डिटेल्स है, इनको आप ध्यान रखिएगा। और शिक्षक का प्राथमिक जो कर्तव्य होता है अधिगम का माहौल बनाना, जो बच्चों को एक सुरक्षित कक्षा की बाधाओं और दिशा निर्देशों के भीतर अधिगम के लिए प्रेरित करता है। तो बेसिकली जो लर्निंग का इन्वायरमेंट है ज़्यादातर उसे बनाने की कोशिश करनी चाहिए एक टीचर के द्वारा। बाकी प्रेरित छात्र खुद ब खुद होता है सीखने के लिए। अगर माहौल उसके अपोजिट होता है तो वो लर्निंग नहीं कर पाता है। तो टीचर को काम करना चाहिए कि लर्निंग का इन्वायरमेंट बेहतर करे। अधिगम के 4 अलग अलग प्रकार के माहौल हैं और प्रत्येक में विशेषताएं हैं। अधिगम का वातावरण ज्ञान केंद्रित, मूल्यांकन केंद्रित, समुदाय केंद्रित, छात्र या शिक्षार्थी केंद्रित हो सकता है। तो इन पॉइंट्स को आप जरूर देखिएगा, यहां से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, इसलिए मैंने सारे डिटेल्स को मेंशन कर रखा है। अब देखिए यहाँ पर अगले पॉइंट में मैंने क्या बताया कि इस बात के प्रमाण है कि कुछ कारक प्रदर्शन को बढ़ावा दे सकते हैं और सफल अधिगम को बढ़ावा दे सकते हैं, जिसमें कुछ विकर्षण, एक स्पष्ट कार्यक्रम, एक खुशहाल माहौल और विभिन्न प्रकार की शिक्षण विधियां शामिल है। तो यहाँ पर ये कुछ पॉइंट्स हैं जो लर्निंग को यानी कि जो अधिगम आपका होता है उसको बढ़ावा दे सकती हैं। एक पॉजिटिव माहौल होना चाहिए क्लासरूम में अगर आप लर्निंग चल रही है, तो ये सारी बातों को आपको ध्यान रखना है। और एक पॉइंट यहाँ पर मैंने ये भी मेंशन कर रखा है, इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैं पढ़ के अगर बोलूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आप स्क्रीन पे जो है वीडियो को पॉज करके ये सारे डिटेल्स को पढ़ लीजिएगा। आगे हम देखते हैं इसमें। आगे जो हमारा पॉइंट्स था जहां से क्वेश्चन पूछे गए थे और आगे जो आपका एग्जाम बचा हुआ है वहां पर पूछे जा सकते हैं। सतत विकास लक्ष्य के बारे में, इसके बारे में मैंने डिटेल्स एक वीडियो में और कराया था आपको। तो ये आपका पीडी वाले यूनिट से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर कई तरीके से क्वेश्चन आपसे बनाकर पूछे जा सकते हैं। अब देखिए, विकास जो वर्तमान की जरूरतों को पूरा करने के लिए भविष्य की पीढ़ियों की क्षमता को उनकी जरूरतों को समझौता किए बिना पूरा करता है। यानी बेसिकली एक पॉइंट्स में बता देता हूं, बाकी आप सारा पढ़ लीजिए, क्योंकि पहले भी मैंने इसके बारे में डिटेल आपको बता रखा है। सतत विकास लक्ष्य का मतलब यही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो हमारे विकास कार्य हैं किसी भी देश के, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हो या राष्ट्रीय स्तर पे हो या किसी राज्य स्तर पे हो, तो हमें अपने डेवलपमेंट का वर्क इस प्रकार से करना चाहिए कि पर्यावरण का कम से कम हानि यानी कि क्षति होना चाहिए, ताकि आने वाले समय में जो हमारी आने वाली जो जनरेशन है उनके पास भी जो रिसोर्सेज और संसाधन बचे रहें। ऐसा नहीं कि अभी हम सारा जितना भी रिसोर्सेज है उसको खत्म कर दें, बाकी आने वाली जनरेशन के लिए कुछ ना बचे। तो इस तरीके का हमारा डेवलपमेंट यानी
यानी कि विकास का कार्यक्रम होना चाहिए। बाकी आप देख सकते हैं कब से इसकी शुरुआत हुई है, सारे डिटेल्स मैंने पॉइंट टू पॉइंट यहां पर लिख रखे हैं, लेकिन इसका जो मेन मोटो है मैंने वो बता दिया। लेकिन जो भी लक्ष्य निर्धारित किए गए वहां तक अभी बहुत ज्यादा पहुंच नहीं पाई हैं। जितने भी देश हैं और जितने भी सतत विकास लक्ष्य के अंतर्गत देश शामिल है, वो जो है लक्ष्य निर्धारित जो किए गए हैं वहां तक पहुंचने में अभी असफल हैं। बाकी आगे हम देखेंगे। अभी देखिए इसमें सारे डिटेल्स मैंने मेंशन कर रखे हैं, इसको पॉज करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यहां से क्वेश्चन निश्चित रूप से आपको पीपल डेवलपमेंट इन एनवायरमेंट वाले यूनिट में देखने को मिल जाएगा। अब देखिए मेमोरी यानी कि ये जो है आपका आईसीटी वाला जो यूनिट है, यहां से भी क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। अब देखिए मैं क्वेश्चन डायरेक्ट मेंशन नहीं किया, उससे जुड़े जो डिटेल्स हैं पॉइंट से उसको मैं करा रहा हूं। अब देखिए मेमोरी होता क्या, इसको समझ लीजिए। निर्देश और डेटा के भंडार और जो पुनः प्राप्ति के लिए कंप्यूटर सिस्टम में मेमोरी आवश्यक है। यानी जो भी निर्देश होते हैं, जो भी डेटा आपका होता है, उसकी पुनः प्राप्ति के लिए कंप्यूटर सिस्टम में एक मेमोरी यानी कि डेटा को स्टोर करने वाले डिवाइस की आवश्यकता होती है। जैसे इंसान के पास अपना मस्तिष्क होता है, वो भी जो भी डेटा होता है, जो भी दिन भर पढ़ाई करता है, चीजों को देखता है, सुनता है, उसके दिमाग में जो है वो जानकारी सेव होती जाती है। अब ये तुरंत नहीं पता चलता, लेकिन जब जरूरत के समय उनकी आवश्यकता होती है तो आप रिकॉल करके उनका इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए एक सिस्टम इन निर्देशों और डेटा को संग्रहित करने के लिए विभिन्न उपकरणों का उपयोग करता है जो इसके संचालन के लिए आवश्यक है। ये मेमोरी के संदर्भ में पॉइंट मैंने बताया। अब देखिए सीपीयू और रजिस्टर के बारे में यहां पर देख लीजिए। ये मेमोरी के बजाय कंट्रोल यूनिट यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का भाग होता है, इसलिए उनकी सामग्री को मेमोरी की किसी भी सामग्री की तुलना में बहुत तेजी से नियंत्रित किया जा सकता है, तो ये याद रखना है। बाकी कैश मेमोरी भी आपका फास्ट होता है, इसके बारे में भी मैंने बहुत सारा डिटेल्स आपको पहले भी बता रखा है, इसको आप देख लीजिएगा। यहां से भी कैश मेमोरी के बारे में भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया प्रीवियस ईयर में। अब जो ये प्राइमरी मेमोरी और जो आपकी सेकेंडरी मेमोरी होती है उसको मैं बता देता हूं। तो प्राइमरी मेमोरी में आपके रैम रोम जो कि आपके कंप्यूटर के जो मदरबोर्ड है वहीं पर फिक्स होते हैं, डायरेक्ट जो है सिस्टम जो है एक्सेस उन्हें कर पाता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इनके बारे में भी मैंने पहले डिटेल्स बता रखे हैं, तो ज़्यादा मैं यहाँ पे चर्चा नहीं करूँगा, तो आप इनको देख लीजिएगा। प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आपका रैम रोम आता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी, ये भी आपको याद रखना है। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं ये बातें मैंने पहले बता रखी, इसलिए आपको यहाँ पर ज़्यादा नहीं, इसको आपको देख लेना है। अब देखिए जो सेकेंडरी स्टोरेज है इसको भी आप देख लीजिए। तो सेकेंडरी स्टोरेज वे स्टोरेज होते हैं जो कंप्यूटर सिस्टम के मदरबोर्ड पे नहीं, वो एक्सटर्नली आप उसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे देखिए यह स्टोरेज जिस सीपीयू जो है सीधे एक्सेस नहीं कर सकता, यानी जो सेंट्रल प्रोसेसिंग जो यूनिट होता है, इस स्टोरेज को जो है डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर पाता है। जो प्राथमिक मेमोरी होती है उनको तो डायरेक्ट एक्सेस कर लेता है, जैसे कि रैम रोम होता है आपका, लेकिन जो सेकेंडरी स्टोरेज होता है उनका डायरेक्ट एक्सेस नहीं होता है। जैसे कि आपका हार्ड डिस्क होता है, हार्ड ड्राइव होता है, सीडी ड्राइव होता है, ये सारा आपका सेकेंडरी स्टोरेज के अंतर्गत आ जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर मैंने मेंशन किया है। तो इनको आप देख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा, निश्चित रूप से यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर रिसर्च एप्टीट्यूड के अंतर्गत क्रियात्मक शोध से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे, एक्शन रिसर्च है, और यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ रिसर्च एप्टीट्यूड। अब देखिए यहाँ पर मैंने लिखा क्या है, एक एक पॉइंट से डिटेल्स आप पढ़ भी सकते हो वीडियो को आगे बढ़ा के, ताकि आपका समय बचे। यहाँ पर नेक्स्ट जो पॉइंट यहाँ पर है कि अनुसंधान जांच का एक व्यवस्थित तरीका है। रिसर्च के बारे में पहले मेंशन कर दिया मैंने, और किसी भी क्षेत्र में ज्ञान की खोज करने की एक प्रक्रिया है, और शोध को आमतौर पर किसी विशेष प्रश्न का उत्तर देने के लिए खोज और जानकारी एकत्र करने के लिए भी किया जाता है। तो बेसिकली रिसर्च के बारे में यहाँ पर एक लाइन या दो लाइन में मैंने मेंशन करने का जो है प्रयास किया कि अनुसंधान एक जांच की जो है सिस्टमेटिक यानी कि व्यवस्थित जो है क्या होती है, प्रक्रिया होती है, जिसके अंतर्गत हम नए ज्ञान की खोज भी करते हैं और किसी प्रश्न की जो है उत्तर को भी प्राप्त करने का हम प्रयास करते हैं। इसके साथ ही साथ समस्या समाधान के लिए भी रिसर्च करते हैं। तो रिसर्च के संदर्भ में ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। और प्रत्येक शोध अध्ययन का अपना विशिष्ट उद्देश्य होता है, यानी प्रत्येक जो शोध होते हैं उनके अपने अध्ययन का क्या होता है, विशिष्ट उद्देश्य होता है। जैसे कि क्रियात्मक शोध यह एक विशेष कक्षा सेटिंग में आने वाली शैक्षणिक समस्याओं के लिए अनुसंधान के आवेदन को संदर्भित करता है, और इसका प्राथमिक उद्देश्य अभ्यास में सुधार कराना, यानी कि जो भी छात्र में कोई कमियां हैं उनके लर्निंग में या उनके अभ्यास में सुधार करने के लिए आप वहां पर एक्शन रिसर्च कर सकते हैं। और क्रियात्मक शोध के जो चक्र हैं वो भी आपको याद रख लेना है। यहाँ पर क्रियात्मक शोध के जो चक्रीय अनुसंधान प्रक्रिया का उपयोग करके अपने लक्ष्यों को प्राप्त करता है, जहां प्रत्येक चक्र 4 चरणों जैसे कि योजना, अधिनियम यानी कि योजना को लागू करना, निरीक्षण यानी कि व्यवस्थित करना, और प्रतिबिंबित से बना है। और यह एक निरंतर चक्र है जो एक चक्र के भीतर पहले के चरणों में वापस आ सकता है, जैसे कि प्रतिबिंबित और योजना के बीच और पीछे के चक्र। तो ये जो क्रियात्मक शोध का जो चक्रीय प्रक्रिया है, जिसमें क्या होता है, योजना, अधिनियम, निरीक्षण
और ये सारी पॉइंट्स को आपको याद रखना है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपका सीक्वेंस भी पूछा जा सकता है। उम्मीद है कि आपने इसको अच्छे से क्लियर कर लिया होगा और इसको एक बार खुद से भी रिसर्च करके और जो बुक्स में लिखे हैं उनके बारे में डिटेल्स पढ़ लीजिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। और रिसर्च के जो और भी टाइप्स हैं, चाहे ऐतिहासिक रिसर्च हो और भी, तो उसे आपको देख लेना है। अब देखिए जो नेक्स्ट पॉइंट इसमें था आईसीटी वाले यूनिट से, यहां पर मैं इसको भी बता देता हूं। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सर्च इंजन और वेब ब्राउजर से यहां पर क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो पहले सर्च इंजन के बारे में बात कर लेते हैं। मैं फास्ट वे में चल रहा हूं कि ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो, बाकी यहाँ पर फुल कंटेंट या फुल जो है वैल्यू जो है मैं आपको प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहा हूं। सर्च इंजन का आप इस्तेमाल करते हैं, गूगल का सर्च इंजन आपने देखा है, वहां पर झटपट आप कुछ भी टाइप करते हो, गाना सर्च करते हो, कोई कंटेंट सर्च करते हो, कोई जानकारी के बारे में, तो झटपट जो है आपको ऊपर बहुत सारी जानकारी यानी कि वेबसाइट की पूरा लाइन लग जाती है। तो जो सबसे ऊपर होता है वो टॉप रेटिंग वाली वेबसाइट होती है, आप इस तरीके से समझ सकते हैं। तो देखिए सर्च इंजन अपने उपयोगकर्ताओं के लिए जानकारी को प्रबंधित, फिल्टर और पुनः प्राप्ति करने में मदद करता है और सर्च इंजन के डेटाबेस में संग्रहित मेटा डेटा का उपयोग करके एक संग्रह से जानकारी को खोजने के लिए सर्च इंजन एक स्वचालित उपकरण है। यानी कि सर्च इंजन एक प्रकार का उपकरण है जो दुनिया में बहुत सारे सर्वर हैं जहां पर डेटाबेस जो कि ऑनलाइन कनेक्ट है इंटरनेट से, वहां से वो डेटा को सर्च करके आपको जो है देने का काम करता है गूगल में कोई बहुत सारा डेटा नहीं, गूगल एक सर्च इंजन के रूप में काम करता है। अब देखिए जो नेक्स्ट पॉइंट है कि यह एक सूचना पुनः प्राप्ति प्रणाली है और जो वेब पर जानकारी का पता लगाने में सहायता करती है और पृष्ठों के लिए वेब पर खोज करता है। सर्च इंजन के संदर्भ में यह पॉइंट है और यह उस सॉफ्टवेयर के लिए उपयोग किए जाने वाला एक सामान्य शब्द है जो विशिष्ट क्वेरी से संबंधित है। क्वेरी मतलब क्वेश्चन आपका, और यह विभिन्न खोज विधियों का उपयोग करके किसी विशेष विषय पर प्रासंगिकता की जानकारी का पता लगाने में मदद करता है, जैसे कि गूगल, बिंग, याहू। ये देखिए नाम याद रख लेना, गूगल, बिंग, याहू, ये सभी एक प्रकार के सर्च इंजन है। कभी कभी तो प्रीवियस ईयर में आपने देखा होगा गूगल, बिंग, याहू, मोजिला इस तरीके से आपको दे देता है और इसमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है ऐसे पूछ लिया जाता है। तो आपको जब सर्च इंजन के बारे में पता होगा, वैसे और भी कई सारे सर्च इंजन हैं तो उनको आप एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। आगे अब इसमें हम देख लेते हैं। देखिए आगे वेब ब्राउजर के बारे में यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है, इसको भी आप देख लीजिए। यह एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो क्लाइंट को वर्ल्ड वाइड वेब पर, वेब सर्वर पर स्थित टेक्स्ट, छवि और अन्य सूचनाओं को प्रदर्शित और अंतःक्रिया करने के लिए कार्य क्षमता प्रदान करता है। और कुछ लोकप्रिय वेब ब्राउजर इंटरनेट एक्सप्लोरर है आपका, मोजिला फायरफॉक्स है, गूगल क्रोम है और भी कई सारे हैं, ओपेरा मिनी है जैसे कि आपने देखा होगा, यूसी ब्राउजर, ये सभी वेब ब्राउजर के एक प्रकार है। तो ये क्या करता है, ये एक सर्वर से अटैच होकर अपनी जानकारियों को होस्ट करता है। होस्ट कोई भी हो सकता है, होस्टिंग का मतलब उनके पास एक बड़ी मेमोरी का एक पूरा मशीन होता है जहाँ पे बहुत सारा डेटा स्टोर हो सकता है और वो ऑनलाइन कनेक्ट होता है और जैसे ही गूगल पे कोई सर्च करता है उससे संबंधित जानकारी तो वो उनको दिख जाता है। तो आप इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। तो ये नाम भी याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। एक ब्राउजर सॉफ्टवेयर का भाग है जो वेब पेजों को पुनः प्राप्त और प्रदर्शित करता है और एक सर्च इंजन एक वेबसाइट है जो लोगों को अन्य वेबसाइटों से वेब पेज खोजने में मदद करती है। यानी कि जो वेबसाइट्स होती हैं जिन पे जो जानकारी होती है उन्हें खोजने में कौन मदद करता है, सर्च इंजन। जबकि वेब ब्राउजर क्या होता है, उस पे जो जानकारियां होती हैं वो आपको मिलती हैं। तो इनको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा और यहाँ पर क्वेश्चन बनने की पूरी संभावनाएं हैं, तो आप जरूर देख के जाइएगा। आप देखिए यहाँ पर पीडीए वाले यूनिट से नवीकरणीय ऊर्जा से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कई तरीके से। तो ये पीडी वाले यूनिट से यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। पीपुल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट यानी लोक विकास एवं पर्यावरण। अब देखिए नवीकरणीय ऊर्जा क्या है इसको हम समझ लेते हैं। ऊर्जा की रिक्वायरमेंट हर व्यक्ति को होती है और हम सूर्य से बहुत सारी एनर्जी प्राप्त करते हैं। सूर्य एक अहम रोल में जो है पूरे जीवन के साइकिल में जो है उसका अहम किरदार होता है। जो फूड साइकिल चलता है जो एनर्जी का, तो उसमें बहुत अहम रोल होता है। यानी कि आपका जो फूड प्रोड्यूस होता है वो सूर्य की रोशनी से, जो पौधे होते हैं वो भोजन बना के जो है उत्पाद के रूप में मतलब हमें मिलते हैं और हमें उन्हें कंज्यूम करके हम एनर्जी प्राप्त करते हैं। तो बहुत सारे ये साइकिल, इनको बाद में देखेंगे, बस नवीकरणीय ऊर्जा को हम देख लेते हैं। वैसे ऊर्जा के सोर्स जिनके माध्यम से किसी भी प्रकार का पोल्यूशन नहीं फैलता है तो वो आपका ग्रीन मतलब नवीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत आ जाएंगे। जैसे कि अक्षय ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा को स्वच्छ ऊर्जा के रूप में भी जाना जाता है जिससे प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त किया जाता है और इसकी भरपाई की जा सकती है। यानी कि जो आपके ये ऊर्जा के सोर्स होते हैं ये प्राकृतिक रूप से प्राप्त किए जा सकते हैं और इसकी भरपाई भी पूरी तरीके से, यानी कि इसकी जो हानि होती है इससे तो उसकी भरपाई भी हो सकती है, लेकिन वैसे कोई हानि आपका नहीं होता है। जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत शक्ति, बायोमास ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा के उदाहरण हैं। बाकी जो आपके नाभिकीय ऊर्जा जो होती है, इसके साथ ही साथ जो आपका
फोसल फ्यूल्स के द्वारा और इसके साथ ही साथ जो आपकी ताप विद्युत गृह होती हैं, ये नवीकरणीय ऊर्जा के एग्जाम्पल नहीं है। इनको आपको अगर अंतर करने के लिए दे तो ऐसे आप समझ सकते हैं, जिनसे मतलब ऐसे ऊर्जा के माध्यम जिनसे किसी भी प्रकार का पॉल्यूशन आपको देखने को मिलता है, वो आपका नवीकरणीय ऊर्जा नहीं होगा। स्वच्छ ऊर्जा की बात की जा रही है जिससे किसी भी प्रकार का पॉल्यूशन आपका नहीं होगा। जैसे कि सोलर एनर्जी का आप इस्तेमाल करते हैं तो किसी भी प्रकार का पॉल्यूशन होता है, नहीं होता है। पवन ऊर्जा भी उसी तरीके से है। और देखिए गैर नवीकरणीय ऊर्जा जीवाश्म ईंधन ऊर्जा होते हैं, जैसे कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम, ये सभी क्या है, गैर नवीकरणीय ऊर्जा है, इनसे पॉल्यूशन फैलता है। फिर उसके बाद से परमाणु ऊर्जा दुनिया के तेल का लगभग 6% और दुनिया के बिजली का 13 से 14% उत्पादन करता है। इस पॉइंट को भी आप देख लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल्स मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूं, इसको आप ध्यान रखिएगा। अब अगला जो पॉइंट हमारा है शिक्षण प्रणाली से है, यानी कि हायर एजुकेशन से आप देख लीजिए या टीचिंग एप्टीट्यूड से, ये पॉइंट्स संबंधित है आपका। तो देखिए सबसे पहले पॉइंट्स में मैंने क्या बताया कि वास्तविक जीवन की स्थितियों में ज्ञान और अनुभव को लागू करने के लिए छात्रों को तैयार करें और अधिक लोकतांत्रिक व्यवहार, छात्रों से सीधा संवाद, एक संरक्षक या पर्यवेक्षक की भूमिका निभाएं, एक हावी स्थिति नहीं। अब देखिए यहाँ पर शिक्षण प्रणाली, यानी कि जब भी आप क्लासरूम में पढ़ाते हैं तो आपकी जो शिक्षण प्रणाली, जो तरीके होते हैं वो किस प्रकार के होने चाहिए, ये आपको यहां पर बताया जा रहा है। लोकतांत्रिक व्यवहार आपका होना चाहिए समान तरीके से सभी के लिए। ऐसा नहीं किसी एक छात्र को विशेष महत्व आप दे रहे हैं क्योंकि वो थोड़ा ज्यादा जानकार है और किसी को नहीं दे रहे, तो ऐसा व्यवहार आपके पास नहीं होना चाहिए, नहीं तो इससे जो है क्लासरूम का माहौल अजीब हो सकता है। तो लोकतांत्रिक व्यवहार आपका होना चाहिए और संरक्षक के रूप में आपको काम करना चाहिए। उनको अगर कुछ समझ में नहीं आता तो आपको समझाना चाहिए, एक बार कई बार, तो सबको एक साथ लेकर चलना चाहिए। फिर देखिए यहां पर यही बताया जा रहा है कि छात्रों की तत्परता के स्तर के संबंध में विश्लेषण कर सकते हैं और शिक्षण कर रहे हैं महत्वपूर्ण, ये इसी के साथ है आपका, महत्वपूर्ण सोच में मदद करें और क्षेत्र के लिए प्रासंगिक विभिन्न दृष्टिकोण को समझें और शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के संदर्भ में शिक्षण विधियों में विविधता लाना, छात्रों को शामिल करना, जिम्मेदारी देना और उपलब्धियों की पहचान करना। ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं क्योंकि ये पॉइंट्स कई तरीके से आपसे पूछे जा सकते हैं स्टेटमेंट्स में मैचिंग वाले करके। फिर वे अध्ययन के क्षेत्र में छात्रों के अनुभव को समृद्ध करने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। तो एक शिक्षक को अपनी कौन सी शिक्षण प्रणाली का चयन करके इन सारी चीज़ों को जो है पूर्ण कर सकता है, इन पर विशेषकर उनका ध्यान होना चाहिए। अब अगला जो पॉइंट्स हमारा है, इसमें एक चीज़ और मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी यहाँ से पूछा गया है, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ। अब देखिए कभी कभी यहाँ पर क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि अलग अलग टाइम पीरियड में किस प्रकार की शिक्षा रही है और उसमें शिक्षा का तरीका क्या रहा है। जैसे कि वैदिक शिक्षा किस प्रकार की थी, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। मैचिंग वाले में उत्तर वैदिक काल में शिक्षा किस प्रकार से होती थी, ब्राह्मणिक शिक्षा कैसे होती थी और बौद्ध शिक्षा प्रणाली में शिक्षा कैसे दी जाती थी। तो सबसे पहले प्राचीन वैदिक काल में जो शिक्षा कैसे चलती थी ये मैं आपको बता देता हूँ। तो उस समय जो है ज्ञान और अनुभव को समृद्ध बनाना होता था। जो आपका प्राचीन वैदिक शिक्षा का तरीका था, क्या था, ज्ञान और अनुभव को समृद्ध बनाने पर जो है बल दिया जाता था। और उसके बाद से उत्तर वैदिक जो शिक्षा थी किस प्रकार की होती थी, वो वास्तविक ज्ञान और मिथ्यत्व का निवारण करने की तरह होता था आपका। और इसके बाद से जो ब्राह्मणिक शिक्षा होती थी वो चरित्र निर्माण और आत्मसिद्धि पर पूरी तरीके से बल दिया जाता था, जो ब्राह्मणिक शिक्षा होती थी। और इसके बाद एक जो है बौद्ध शिक्षा प्रणाली होती थी। इसमें किस प्रकार से शिक्षा होती थी, तो समानता गुरु शिष्य संबंध का आधार था यहाँ पर, यानी कि इक्वालिटी पर बल दिया जाता था और सभी को समान रूप से शिक्षा दिया जाता था। तो ये कुछ प्राचीन समय में शिक्षा के संबंध में कि कैसे शिक्षा होती थी, टाइम पीरियड था और कैसी शिक्षा उस समय मिलती थी, वो मैंने पॉइंट्स आपको बताएं। इनको आपको ध्यान रखना है क्योंकि क्वेश्चन यहां से पहले भी पूछे गए हैं। अब देखिए यहां पर आपका जो लास्ट पॉइंट हो जाएगा, जो मैंने ऊपर आपको बताया था, संचार के तत्व यानी कि एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, इस तरीके से, या संचार के तत्व, इसको आप समझ सकते हैं। देखिए संचार की प्रक्रिया के तत्व मुख्यतः स्रोत यानी कि जो सोर्स होता है, संदेश यानी कि मैसेज, इंफॉर्मेशन, और प्राप्तकर्ता यानी कि रिसीवर के साथ माध्यम यानी कि चैनल जो जिसको बोला जाता है माध्यम, और फीडबैक सम्मिलित होकर कार्य करते हैं। यानी कि ये जो कुछ पॉइंट्स हैं आपके, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, स्रोत हो गया आपका, फिर उसके बाद से संदेश हो गया, यहाँ पर आप इसको देख लीजिएगा, संदेश आपका हो गया। उसके बाद से प्राप्तकर्ता हो गया, प्राप्तकर्ता ये आपका हो गया। फिर उसके बाद से आपका यहाँ पर माध्यम आ जाएगा यानी कि चैनल, माध्यम, और उसके बाद से आपका यहाँ पर हो जाएगा फीडबैक, ये आपका फीडबैक हो जाएगा। ये आपका क्रम भी याद रखिएगा, स्रोत, संदेश, प्राप्तकर्ता, माध्यम, फीडबैक।
यानी कि कम्युनिकेशन का ये एक आपका क्रम है जिसमें कोई सोर्स होती है जानकारी के, फिर उसके बाद से संदेश आपका होता है, कोई रिसीवर होता है जो उसे प्राप्त करता है, फिर उसके बाद से कोई माध्यम होता है जिसके माध्यम से वो सूचना या संदेश उस व्यक्ति तक पहुंचता है, फिर उसके बाद से सामने वाला फीडबैक आपका देता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो संचार प्रक्रिया में व्यक्ति, संस्था, संचालक संदेश को प्रेषित करते हैं और प्राप्तकर्ता, रिसीवर उसे प्राप्त करते हैं, यानी प्राप्तकर्ता को ही रिसीवर यहां पर बोला गया है, ये आपको याद रखना है। तो संचार से संबंधित यहां पर कई सारे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो है हमारा ये सेशन जो है एनालिसिस वाला कंप्लीट होता है। उम्मीद है कि ये सेशन आप सभी को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने हर टॉपिक से संबंधित जो डिटेल्स हैं उनको यहाँ पर मेंशन करने का प्रयास किया। बाकी आपकी कोई क्वेरी है वीडियो से रिलेटेड वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, और एग्जाम से रिलेटेड भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो वो भी पूछ सकते हैं। प्रिपरेशन से रिलेटेड यानी कि तैयारी से संबंधित कोई भी आपको दिक्कत हो रही है या कोई मन में दुविधा है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। मैं सभी के आंसर देने का प्रयास करता हूं, तत्काल ना दे पाऊं लेकिन मैं जरूर आपके कमेंट्स पढ़ता हूं और उसका रिप्लाई देने का प्रयास करता हूं। तो आप अपनी क्वेरी को जरूर कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिएगा, मैं उसका आंसर देने का प्रयास करूंगा। और इसके साथ ही साथ ये सेशन अगर आपको कहीं से भी अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए उन दोस्तों के साथ जिनका अभी एग्जाम बाकी है। ये आने वाले समय में भी वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि ये वही टॉपिक है जो आपके आगे एग्जाम फिर से होंगे तो उनमें पूछे जाएंगे, चाहे संचार के तत्व हो, चाहे रिसर्च एप्टीट्यूड हो, चाहे पीपल डेवलपमेंट इन एनवायरनमेंट हो, टीचिंग एप्टीट्यूड, ये जितनी भी मैं जानकारियां और जितने भी फैक्ट्स आपको दे रहा हूं ये आगे आने वाले एग्जाम में भी आपको काम करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्या करना है आपको प्रेस कर लेना है, ऐसे ही महत्वपूर्ण जो है वीडियो को पाने के लिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।